प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, कुछ समाजी कुछ नफसियाती मामलात के ऊपर हमने बात की है। दूसरा सेगमेंट है, इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। और ये दूसरा जो सेगमेंट होता है इसमें हम आपके जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करते हैं और ये सेहत के हवाले से होते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर कुछ देर बाद आपके सामने होगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। ये लाइव क्योंकि हमारा सेगमेंट है, इसमें बराह रास्त आपकी कॉल्स को शामिल किया जाएगा। आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहां भी ये प्रोग्राम देखने का आपका इत्तेफाक हो रहा है तो आप इसमें बराह रास्त कॉल करके शामिल हो सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमारे साथ आज ही के दिन मौजूद होते हैं। हमारे 10 से 11 के सेगमेंट में आपकी बीमारियों के हवाले से जो सवालात होते हैं उसके जवाबात देते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और इसके साथ साथ एक तंजीम आपने बनाई है, काफ़ी अरसे से काम कर रही है होम्योपैथिक डॉक्टर्स की फलाह के हवाले से, तहकीक के हवाले से और दीगर मामलात पर। BBDHA के नाम से, यानी कि ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन, उसके रूह रवाएँ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं जो पिछली नशिस्त में भेजे गए, तो मैं चाहूँगा फ़र्दन फ़र्दन उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। उसमें जो सबसे पहला सवाल भेजा जाता है, अभी तक मैं जो बुनियादी सवालात हैं वही मौसूल हो रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि जी जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है उसमें जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं इसका इलाज मिल जाता है या उसको ट्रीट किया जाता है। फिर इसके बाद में जो दीगर सवालात है उसकी तरफ आऊँगा। ज़रा जनरल एक आइडिया क्या है उसके ऊपर ज़रा बात कर ली जाए। जी फरमाइए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मोहम्मद यासिर आपका। आप मेरे भाई तो हैं, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं और एंकर भी आप बहुत अच्छे हैं और होम्योपैथी के हवाले से जितना अच्छा हमसे अच्छा आप गुफ्तगू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है हमारे होम्योपैथिक के लिए कि मैं ना हूँ, मेरे बाद कोई भी हो, लेकिन होम्योपैथिक का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी और सारी रहे और डॉक्टर्स आएँ और अपने तजुर्बात से बेहतर तरीके से जो है हमारे पेशेंट्स तक जो है वो मालूमात फराहम कर सकें। शुक्रिया अदा करूँगा चैनल के 21 का एज़ यूजुअल कि आप लोग जितना साथ होम्योपैथी का दे रहे। मैं ये समझता हूँ कि कराची और सिंध के मीडिया में कोई भी इतना होम्योपैथी को प्रमोट नहीं कर रहा है, जिसके लिए तहे दिल से मैं आप तमाम जो चैनल्स पे लोग काम कर रहे हैं उनका शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली यासिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत अच्छे से होम्योपैथी को जो है प्रमोट करते हैं। ये बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है, होम्योपैथिक के लिए एजाज़ की बात है कि कोई चैनल इस हद तक होम्योपैथिक को करता है कि उसमें डूब जाता है और उसकी बातों में खो जाता है, यानी होम्योपैथिक इतना हमारे पास फेमस हो जाता है। सवाल बड़ा खूबसूरत कि जी होम्योपैथिक जो है वो उसका असर क्या है, वो ट्रीटमेंट कैसा है, या आजकल जो बीमारियाँ चल रही हैं। यासिर मैं कई अपने प्रोग्रामों में एक चीज़ आपको बड़ी वाज़ेह बता चुका हूँ कि जब आपका क़ुव्वत हयात यानी आपका जो मेंटल स्टेटस है जिसको हम क़ुव्वत हयात कहते हैं उर्दू में और वाइटल फोर्स से इंग्लिश में कहा जाता है, जब ये टूटना शुरू हो जाता है या इसमें किसी किस्म का खलल वाक़या हो जाता है तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इसके सिंगल्स हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर पेट में दर्द है तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये अलामत है जो आपको ये बता रही है कि अंदर कोई प्रॉब्लम मौजूद है और इसकी कई किस्में हैं। इसी तरह सर में दर्द का होना, इसी तरह बुखार में होना और इसी तरह जोड़ों का दर्द, ये चार वो इश्यूज हैं कि जो आपको बता रहे होते हैं कि अंदर मामला कुछ और है और मामले की कुछ और दवा हमें दी जा रही है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि बच्चा आपको खाने को मांग रहा हो और आप बच्चे को लॉलीपॉप दे दें कि बेटा ये खा ले, अभी तो तुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि वो वक्ती तौर पर तो उसको सुकून दे सकता है मगर हमेशा के लिए सुकून नहीं दे सकता। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सबसे पहले जो तरीका है इलाज इख्तियार करते हैं वो केमिकल है। बिल्कुल ठीक है। फिर जब वो नुकसान पहुंचाता है तो उसके बाद हम हिकमत पे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपको जी गोश्त बंद कराते हैं, वहां पे आपको सब कुछ बंद करा देते हैं। आखिरी में क्या होता है कि केमिकल का रिएक्शन और भूख के रहने का यानी कि फाके का रिएक्शन करते हुए हमारे पास आप ऑन एक्शन आ जाते हो। बिल्कुल ठीक है। अब हमसे आपको ये उम्मीद होती है कि हम फौरी तौर पे कुछ ऐसा कर दें कि चमत्कार हो जाए, कमाल हो जाए, एक जादू हो जाए। तो होम्योपैथिक डॉक्टर भी डॉक्टर होता है, कोई फरिश्ता नहीं होता, कोई ऊपर से नहीं उतरेगा। हम भी जाहिर सी बात है आपकी खिदमत के लिए, लेकिन हमें वक्त दीजिए
और हमें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरा मानना यह है कि आपके मयार से इम्पोर्टेंट हमारा मयार भी है कि हम आपको समझ रहे हैं, आपको भी हमें समझना है, और आप जब हमें समझेंगे नहीं तो हम आपको किस तरह से ट्रीटमेंट दे सकेंगे। मिसाल के तौर पे सारा तो आप गूगल से पढ़ के आ गए, घर से सारा तो आप यूट्यूब से सीख कर आ गए। अब आपने सीख लिया तो भाई आप एक क्लिनिक भी खोल लो। बहुत खूब। आप हमारे पास आए क्यों? आप हमारे पास आए हो, आने का मकसद ये है कि हम आपका इलाज करें, हम तशखीस करें, हम आपको लेके चलें। अब अगर डॉक्टर के पास उससे ऊपर की कोई बात नहीं है, उससे भी पता है मेरे जिगर में वर्म हो गया तो मेरे हाथ पांव सून होना शुरू हो जाएंगे, मेरे जिगर में वर्म हो गया तो मैं पीला होना शुरू हो जाऊंगा, वो सारी चीजें तैयारी करके आए तो हम क्या बताएंगे या हमने क्या करना है। तो ये बहुत ज्यादा अहम है एक डॉक्टर के लिए कि मरीज हर तरह के आते हैं, जिसमें अनपढ़ भी आते हैं, जिसमें पढ़े लिखे भी आते हैं, जिसमें शऊरी और गैर शऊरी लोग भी आते हैं। बिल्कुल सही। तो होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है। मैं आज चैनल के थ्रू भी, K21 न्यूज़ के थ्रू भी आपसे ये कहता हूँ कि सबसे पहले होम्योपैथिक को मलबे खातिर रखिए, सबसे पहले आप होम्योपैथिक को इस्तेमाल करें, ये आपका सबसे पहला ऑप्शन है। आप होम्योपैथिक यूज़ करेंगे, आपको फिर शिकायत हो तो कहिए कि वो तो अच्छा था जी कि हम एलोपैथिक कर लेते हैं, वो तो अच्छा था जी हम हिकमत में जाते, तो आप उस अच्छे से बेहतर नहीं कि बहुत अच्छे आप होम्योपैथिक कर लें। अच्छा, आपके पास भी क्या ऐसा होता है अमूमन, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं इस फील्ड से वाबस्ता हैं, उनके पास जब तक केस आता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, और वजह आपने अभी ख़ुद बयान की है कि पहले वो एक तरीका इलाज इख्तियार करते हैं जिसको एलोपैथिक कहते हैं, उसके बाद अगर उससे अफाका नहीं होता तो फिर हिकमत की तरफ जाते हैं, लामहला अगर उससे भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ परहेज़ की जो शराइत जिनका भी आपने तस्करा किया बहुत सख्त होती हैं बाकायदगी से, क्योंकि लोग करवाते भी नहीं है, मिजाज में भी शामिल नहीं है, ऐसे ही। फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास आता है और फिर ये कहा जाता है कि जी बड़ा ताखीर से इसमें जो वो कि अक्सर आपने सुना होगा कि ये ज़बान ज़द-ए-आम है, यासिर ऐसे देखें, देर से इसका जो है वो नतीजा आता है। फिर मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, बताइए। एक तालाब है, उसमें शुरू में कीचड़ बड़ी है, आप देख रहे हैं कीचड़ है, आप पहला पाँव रख रहे हैं उसके अंदर कि देखें तो सही कितनी कीचड़ है, तो पाँव कीचड़ में ही जाना है, बजाय उसको बाहर निकालने के बैलेंस के लिए दूसरा पाँव भी आप कीचड़ में डाल दें और शोर शुरू कर दें कि भाई लो हम तो कीचड़ में उतर गए, कीचड़ में उतर गए। जब कीचड़ से आपको निकाला जाए तो साफ होम्योपैथिक करे उस कीचड़ को, बिल्कुल ठीक है, सफाई होम्योपैथिक करे और उसके बाद धुलाई होम्योपैथिक करे। तो होम्योपैथिक का कोई सर्व का इश्तिहार थोड़ी है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि पहले होम्योपैथिक को आप प्रमोट करें, होम्योपैथिक का इलाज कराएं, ना इलाज हो ना फायदा हो तो आप ज़रूर कहिए कि होम्योपैथिक काबिल इलाज एक इलाज नहीं है, मगर आप उससे पहले ही प्रिस्क्रिप्शन कायम रहता है आपके दिमाग में, देर पा है, छोटी छोटी गोलियां हैं, काम तो करता नहीं है, बस ज़िंदगी भर खाते रहो। आपसे अगर सवाल करें जो हार्ट पेशेंट है 20 साल से एलोपैथिक दवा खा रहे हैं तो आवाज़ नहीं निकलती, अगर होम्योपैथ बेचारा 2 महीने तक की दवा लेके चल रहा हो तो उसका जो है ना रिकॉर्ड भी लगता है कि होम्योपैथिक स्लो है, काम नहीं करती। तो प्लीज़ 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 होम्योपैथिक को पहले दर्जे पर रखिए। आप यकीन कीजिए कि आपका पाँव कीचड़ में जाने ही नहीं दिया जाएगा, और जब वो कीचड़ में जाएगा ही नहीं तो ज़रूर आपकी जो सफाई है वो कायम भी रहेगी और आप बेहतर और उम्दा तरीके से आप जो है इस प्रोसेस को निभा सकते हैं। अब ये फरमाइए कि मुख्तलिफ सवालात मौसूल होते हैं। एक सवाल जो भेजा गया जिसमें अस्थमा के हवाले से पूछा गया, मुख्तसरन अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं, आगे चल के इसके ऊपर एक तफसीलन प्रोग्राम रखेंगे कि इससे जो सांस के हवाले से और इससे दीगर अमराज में मुब्तला जो लोग हैं, दमे में जो मुब्तला हैं, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है। वैसे आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्या इसमें इलाज मुमकिन है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बाद मैं आपको इसका सीधा से एक जवाब दूँ। ये जो दमा एक लफ्ज़ है ना, दमा कोई बीमारी नहीं है, अस्थमा ये कोई बीमारी है ही नहीं है अस्थमा, ठीक है, इसको हवा बनाया गया है। ये सिंपल इन्फेक्शन है फेफड़ों का जो हमारी कोताहियों से और हमारी बेवकूफ़ियों से हमें होता है। ठीक है। जब हम सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, जब हम सर्दियों में आइसक्रीम खाएंगे और जब हम सर्दियों में गैर एहतियाती तौर पे बाहर निकलेंगे स्वेटर और शाल को लिए बगैर, तो यकीनन ठंड हमारे सीने को मुतासिर करेगी, फेफड़े हमारे सुकड़ना शुरू हो जाएंगे और सांस लेने में मुश्किल होगी। ऐसे में क्या होता है कि बलगम बननी जब स्टार्ट होती है तो वो हलक में आना शुरू हो जाती है और सीने में खरखराहट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन बबल्स पूरे बन नहीं रहे होते और फिर पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक इन्फेक्शन है जो पैदाइशी भी हो सकता है, जो मिड एज में भी आके हो सकता है, जो बुढ़ापे में भी हो सकता है। दम्मा कोई बीमारी नहीं है, दम्मा एक अलामत है
कि आपके अंदर फेफड़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है, उसका इलाज कराएं। बिल्कुल ठीक है, तो इसके ज़रिए आपका इलाज हो सकता है और ये बिल्कुल मुमकिन भी है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने तस्करा किया। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया गया, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जनरल जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उनके हवाले से बात हो रही है। अच्छा, अब ये मौसम की जो तब्दीली है और एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस जिसके अंदर अभी खासी हद तक कमी आ गई थी, दोबारा से केसेस सामने आना शुरू हो गए, क्योंकि फेफड़ों का आपने तस्करा किया तो अभी उससे ये बात सामने आई। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए कि इससे एहतियात कैसे रखी जाए। बड़ी अच्छी मेडिसिन हमारे पास हैं जिसका हम तस्करा कर चुके हैं, बहुत अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी दवाएं हमारे पास जी, उनके बारे में ज़रा बता दीजिए कि इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, कोरोना की अलामात अगर हम बात करें, 4 इसके सीज़न आ चुके हैं मुख्तलिफ नामों से। ठीक है जी, अब अगला सीज़न 5 इसका शुरू हो रहा है। जैसे एक सेशन ही शुरू होता है, एक फिल्म के 3 पार्ट आ रहे होते हैं, पहले दूसरे से अच्छा आता है, वो उससे अच्छा आता है, तो यहाँ पे पहले से ज़्यादा दूसरा खतरनाक है, फिर तीसरा खतरनाक आ गया, फिर चौथा खतरनाक आ गया। अब सुनने में आ रहा है जी कि दोबारा से ये रिपीट हो रहा है। देखें, मैं आपसे एक बात बहुत वाजे कर देना चाहता हूँ कि क़यामत तक जो है हमें कोरोना से अब लड़ना है। ठीक है, जब तक क़यामत नहीं आती इससे लड़ते रहिए, लेकिन इसकी लड़ाई में, जंग में सबसे बेहतरीन आपका हथियार है वजू। बहुत अच्छी बात है जी। मामला ही खत्म हो जाता है जब आप वजू करते हैं, तो आपका जो भी हिस्सा जिस्म का खुला हुआ है वो साफ हो जाता है, जरासीम जा ही नहीं पाते। दूसरी चीज है ग़िज़ा। ग़िज़ा में आप सबसे पहले अपनी जो बसरखोरी है उसको ख़त्म कीजिए कि खाने के बाद दोबारा खाना मत खाइए। पानी अगर आपने पी लिया है तो उसके वक्फे के बाद थोड़ा पानी पिए। अपने रूटीन में थोड़ा सा चहलकदमी को शामिल रखिए ताकि आपके जिस्म से पसीना निकले तो आपका दिफाई निज़ाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ आए। गोश्त का इस्तेमाल कीजिए हफ्ते में 2 मरतबा और 5 दिन रेगुलर सब्जी और दालों का इस्तेमाल कीजिए। आपका स्टेमिना कुदरती तौर पर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। 40 साल के बाद आपकी कोशिश अव्वली नहीं होनी चाहिए कि गोश्त आपकी ज़िंदगी से कम में आ जाना चाहिए और दालें और सब्जियां और फल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए। मगर हमारी आप इसे बैड लक कह लीजिए कि हम 60 साल और 65 साल के भी हो जाएंगे ना तो बोटी नोचना नहीं छोड़नी हमने। ये हमारा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का स्पेशली। तो आप ना छोड़ें, लेकिन अपनी सेहत देखिए कि अगर अल्लाह ने आपको इतनी सेहत दी और आपके दांत इस काबिल हैं कि भरपूर तरीके से ग़िज़ा को चबा सकते हैं तो आप ज़रूर खाइए, हज़म कर सकें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन अगर आपके पास दांत इस काबिल नहीं हो, हाजमा आपका इस काबिल नहीं है, तो आप क्यों अपने ऊपर तजुर्बा लेकर अपना सत्यानाश करते हैं। फिर आप वही बात आती है, फिर भागते फिरते हैं डॉक्टर्स के पास, फिर ये फला गैस्ट्रिक शरबत, वो फला गैस्ट्रिक शरबत, फिर जी एंडोस्कोपी कराइए, फिर जी आप अपने मैदे की सफाई कराएं तो आपका मैदा तो सूखना शुरू हो गया है। अब जैसे जिस तरह हम तरक्की करते चले जा रहे हैं और तरक्की की राह पे चलते चले जा रहे हैं सर्जरी के हवाले से, तो आप ये सोचिए हर चीज तो नई लग जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ तक कि दिल भी, अब दिल की जगह बैटरी आ गई है कि भाई बैटरी अब लग गई, चलो भाई दिल तो अब है ही नहीं है, बैटरी पे काम हो रहा है। कान नहीं लग रही, आंख नहीं लग रही, जबान नहीं लग रही, आंखें नहीं लग रही, कोई जिस्म का ऐसा पार्ट नहीं है जो नया ना लग जा रहा हो। लेकिन जो अल्लाह ने दिया है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आपके पास यकीनन बैटरी होगी, लेकिन वो जो निज़ाम अल्लाह ने रखा है, कई 100 जो लीटर जो है ब्लड साफ होता है जो महीने में, वो करके दिखाए बैटरी, मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने जो निज़ाम बना दिया उस निज़ाम में ना तो कोई ऊपर की बात है ना कोई नीचे की बात है। कुन फयकुन, उसने कहा हो जा और वो हो गया। हमारी बदकिस्मती, यासिर आज मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले एक यहाँ पे आपके ज़ाहिर सी बात है गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने 12 एक चीज़ को बड़ा लेके चले, एहसास कमतरी, एहसास कमतरी, एहसास कमतरी। व्हाट एहसास कमतरी? कोई एहसास बर्तरी की बात करता है? एहसास बर्तरी एहसास कमतरी को पैदा करता है। किसी भी चीज़ की ज्यादती आपको नुकसान पहुंचाती है, किसी भी चीज़ की कमी आपको नुकसान पहुंचाती है, वो सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो, हाइपर हो या हाइपो हो, बिल्कुल सही है। आप कैसे कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल सही। आप एहसास कमतरी का शिकार, एहसास बर्तरी क्या है? कॉलर खड़ी है, बिल्कुल सही है, कफ सीधे हो रहे हैं, ये एहसास बर्तरी, एहसास बर्तरी है। मैं अमीर हूँ, मैं वडेरा हूँ,
मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ, मैं महाजिर हूँ, मैं सिंधी हूँ, तो लेकिन क्या कि मेरे पास पैसा है तो मैं बड़ा हो गया, मैं सरदार हो गया। लेकिन ये जरा फरमाइएगा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, मैं चाहूँगा गुफ्तगू जारी रखें, लेकिन ये बताएं कि अभी कुछ देर पहले भी इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी कि इंसान के लिए समझना मुश्किल होता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी जो आप समझते हैं कि खाने को हज़म करने की सलाहियत हो, चाहे उसकी जो इंडोरेंस का लेवल हो, हम अंग्रेज़ी में इसको हम कहते हैं, हमारे पास उर्दू में तो शायद इसके लिए कोई मुनासिब अल्फाज ना हो, और आपके अंदर जो आपकी लचक है और ये तमाम चीज़ें जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं, इसमें जो है वो कमी आ जाती है। अब ये इंसान के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। वो समझता है कि मैं जैसे चला आ रहा हूँ वैसे ही रहूँगा, जैसे मैं 17-18 साल की उम्र में जितना काम करने की जो सलाहियत थी वो सलाहियत अब नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता, बढ़ती उम्र के साथ वो कम होता है। लेकिन ये बात लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते, ख़ासतौर पर खुराक के हवाले से। अभी आपने तस्करा किया, मुझे याद आया कि यहाँ पर अगर आप किसी को परहेज़ बताएं, क्योंकि ये जो आप बताते होंगे यकीनन, तो आगे से यही सवाल होते हैं कि हम तो ज़माने से खाते आ रहे हैं, हमें तब कुछ नहीं हुआ, तब क्या होगा? फरमाइए ज़रा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि जिस तरह गुटखे का इस्तेमाल किया जाता है, अबाव-ए-दाज से चल रहा है, पान का इस्तेमाल अबाव-ए-दाज से चल रहा है। अगर उन्हें समझाया जाए, बताया जाए, तो हमें ये बताया जाता है कि 25 साल हो गए मियाँ, अब हमें कह रहे हो कि बंद कर दें, 25 साल में तो हमें कोई दौरा नहीं पड़ा। ये उनके अल्फाज हैं, 25 साल में तो हमें कोई दौरा नहीं पड़ा, 25 साल में तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हम वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, सब कुछ चल रहा है। क्या बात कर रहे हो आप कि हम तंबाकू छोड़ दें, हम पान खाना छोड़ दें? तो वो खुला ये कहते हैं कि हम होम्योपैथिक इलाज ना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही। फिर वही बात आती है एहसास की कि आपने एक लेवल अपना रखा, उससे नीचे आना ही नहीं चाह रहे, और एक लेवल जो नीचे वाला वो ऊपर आना ही नहीं चाह रहा, तो ये दरमियान का गैप कौन भरेगा? दरमियाने एहसास वाले भरेंगे कि जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहे, बिल्कुल आपने जो इंसानियत के नाते इंसान के लिए काम करते रहे। तो ऊपर वाला नीचे नहीं आना चाहता, नीचे वाला ऊपर नहीं जाना चाहता, तो मैं या मेरे जैसा कोई भी बंदा आके तकरीर कर लेगा, मैं या मेरे जैसा कोई भी बंदा आके समझा लेगा, ना ऊपर वाले ने समझना है ना नीचे वाले ने समझना है, ना उसने नीचे आना है ना ऊपर आना है। तो ताली दोनों हाथ से बचती है। मैं पावर पे हूँ तो मैं एहसास बर्तरी पे हूँ, मैं आना ही नहीं चाहता नीचे। मैं एहसास कमतरी का शिकार हूँ तो मैं ऊपर जाना ही नहीं चाहता कि 4 लोगों में बैठूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, 4 लोगों में बैठूंगा तो मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है। यहाँ से एहसास कमतरी शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बर्तरी वाले लोग हैं ना, वो एहसास कमतरी वालों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। एहसास कमतरी वाला नहीं जोड़ेगा, ये बर्तरी वालों ने जोड़ना है। और जब सारे पढ़े लिखे और महज़िब माशरों की मिसाल आप दे रहे हैं, यहाँ तो हम गुमराही में, और आपको पता है इखलाकी पस्ती का। देखिए, अगर आप इखलाकी पस्ती की बात करते हैं तो हकीम मोहम्मद सईद एक बहुत बड़ा नाम हिकमत का, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, एक बहुत बड़ा नाम। क्या वो एहसास बर्तरी का शिकार नहीं हो सकते थे? लेकिन वो बंदा लोगों में रहा, यानी खुशियां बांटता रहा, यानी अपनी बर्तरी को उसने तकसीम किया। तो इसी तरह बहुत से नाम है, अब्दुल सत्तार ईदी। क्या ये शख्स जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, एक बड़े लेवल पर आकर, तो ये तो बंदे की कॉलर खड़ी हो जानी चाहिए थी, वो तो कुर्ता शलवार में जा रहा है। यानी अपनी एहसास बर्तरी को उसने खुद अब्ज़ॉल्व कर दिया आम लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। और ये किसकी तरबियत है? ये मेरे नबी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है कि जो लोगों के झुरमुट में बैठे होते थे और आप मालूम ना कर पाते थे कि इसमें अल्लाह का नबी कौन है। जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि ये अल्लाह के रसूल है। यानी इतना लोगों में घुल मिलकर बैठ जाना, इतना लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से शफकत से पेश आना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने आप को सबसे अलहदा कर लिया हो, और कभी ऐसा ना हुआ हो कि आपने किसी पर गुस्सा किया हो, कभी ऐसा ना हो कि आपने किसी के साथ ज्यादती की हो। तो यही तो तरबियत है मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो तरतीब बाई तरतीब बड़े नामों से चली आ रही है। मैं उम्मती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे नबी की शान ये है कि जो उन्होंने हमें सिखाया, हम कोशिश करें कि खुद उस पर अमल करके आगे भी लोगों को उसको सिखाएं। तो मेरे नबी ने जब एहसास बर्तरी को बर्तरी पे नहीं रखा, तो मैं और आप कौन होते हैं? जब हम बर्तरी को नीचे की तरफ लाएंगे तो कमतरी ऊपर की तरफ आएगी। हमेशा याद रखिएगा कि स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो ऊपर की तरफ आएगा। मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि वो साइकिल चला रहा है एक शख्स, तो हम उस पर हंस रहे होते हैं, अबे साइकिल चला रहा है, बैठ चला, अच्छा साइकिल पे ही रहा, तू आएगा ही क्यों बाइक पे? तू बाइक पे आएगा तो मुझे गाड़ी लेनी पड़ेगी। अल्लाह तुमको गाड़ी दे। हमारे जो बदकिस्मती कह सकते हैं कि जो
हमारे अंदर हसद का एक मादा है ना, वो है एहसास बरतरी जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है, कि वो हमसे ज्यादा ऊपर ना आ जाए, वो मुझसे ज्यादा कामयाब ना हो जाए। मैं तो गोश्त खाता हूँ रोजाना, ये दाल खाता है, ऐसा नहीं हो कि कल ये गोश्त क्यों खा रहा था। ये सारी चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी, तो एक माशरा जन्म लेगा जो एक बेहतरीन माशरा और इंसानियत से जुड़ा माशरा होगा। ओके, ठीक है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएं। सोशल मीडिया के ज़रिए जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके जवाब दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, कुछ नफ्सियाती मसाइल के हवाले से भी यहाँ पर बात हुई है कि उसका इलाज कैसे मुमकिन है। और आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो इसी हवाले से रहा है, जिसका भी आपने तस्करा किया है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब दीगर और बीमारियों के हवाले से ज़रा बात हो जाए, जिसमें भी मौसमी बीमारियों का आपने तस्करा किया। अद्वियात के हवाले से ज़रा बताइए, इसको बयान करने की इसलिए ज़रूरत पेश आती है कि लोगों में अभी तक ये सवालात आज भी मौसूल होते हैं कि वो छोटी मीठी गोलियां होती हैं जिसके ज़रिए इलाज किया जाता है, किससे कैसे इलाज मुमकिन है। ज़रा मैं चाहूँगा इस हवाले से वजाहत पेश की जाए। देखें, छोटी मीठी गोलियों का तो अब जो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन जो है मखदूश हो चुका है। अब उसकी जगह जो है वो पैटेंट दवाएं आ चुकी हैं, जिसमें सिरप हैं, जिसमें टैबलेट हैं, जिसमें ड्रॉप्स हैं। क्योंकि लोगों का मयार तब्दील हुआ तो जाहिर सी बात है, जब माहौल तब्दील होता है और जब मयार तब्दील होना शुरू हो जाता है तो कंपनीज अपने आप को चेंज करना शुरू कर देती हैं। एक दौर था जब शुरू हुआ, मिसाल के तौर पे हमारे बुजुर्गों ने चप्पलें पहनी, उन्हें जॉगर्स का पता ही नहीं था। लेकिन अब जॉगर्स आ गए हैं तो चप्पलें ख़त्म हो गई। तो इसका ये मतलब कतई नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि पैर को महफूज रखना और ताकि उसमें कोई कांटा ना चुभे, कोई तकलीफ ना पहुंचे। चप्पल भी इसीलिए उस वक्त पहनी जाती थी, मगर उसकी जिद्दत क्या हुई, वो सैंडल ने ली, सैंडल से वो जूते के अंदर आई, जूते से वो कट शूज और कट से जॉगर्स पे आ गई। इसी तरह से तरतीब जो चल रही है किसी भी मेडिसिन की, अगर आप पहले एलोपैथिक की देखें तो वो पाउडर फॉर्म में दवाएं आती थी कि छोटे बच्चों को गोलियां पीस पीस कर खिलाए, अब वो सिरप में आ गई वही चीज़, ठीक है। इसी तरह होम्योपैथिक ने भी अपने आप को बहुत जो है वो तब्दील किया है। पहले जो है शुगर ऑफ मिल्क में दवा बनती थी और टैबलेट छोटी छोटी मीठी गोलियों में दवाएं दिलती थी 4-5 कतरे डाल के। तो वो 4-5 कतरे अब से 40 साल पहले का जो लोग थे उनको फायदेमंद थे, मगर अब जो लोग हैं इन 40 सालों में 30 सालों में जो लोगों में नई जनरेशन जो आई है वो पढ़ी लिखी जनरेशन आई है। वो पढ़ी लिखी जनरेशन छोटी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि ये क्या है, क्योंकि पढ़ लिख गई ना, तो अब शिफा की सोशलिज्म चेंज हो गई। अब वो क्या है जी कि जब तक उन्हें वो कम से कम 1500 से 2000 खर्च ना हो ना उनके होम्योपैथिक अद्वियात पे, तो उन्हें सुकून नहीं मिल रहा होता कि यार ये कोई 25 रुपए में कोई दवा आती है, 25 रुपए में तो कुछ नहीं आता यार, 100 रुपए में कोई दवा आती है, ये कौन सी दवा जो 100 रुपए में आ रही है, और ये कौन सी गोलियां जो हम खा रहे हैं, ये तो सफेद चीनी है, ये तो चीनी। आपका जो कॉन्सेप्ट आया उस कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया ना, तो कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए आपके खर्चात लगते हैं, आपका पैसा लगता है। तो अब जब वो महंगाई की तरफ आ रहे हैं और महंगी दवाएं होती है, तो अब आप कहते हैं कि नहीं वो पहले वाला दौर अच्छा था। तो दौर तो अपने आप को बदलता है, तब्दील करता है। एक और ख्याल ये है कि अक्सर लोग कहते हुए ये पाए गए हैं, वो कहते हैं कि जी बड़ी बेज़रर सी होती हैं, अगर इसको खा भी लिया जाए जैसे दीगर मेडिसिन के हवाले से तो इसका नुकसान नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि अगर कोई दवा एसिडिक वैल्यू रखती है तो यकीनन उसका कोई ना कोई असर। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ना एक निज़ाम है, हर चीज़ जो है मुतनासिब तरीके से हमारे जिस्म पे मुनासिब तरीके से मौजूद है। आपको अगर शुगर है तो आप मीठा नहीं खाते, क्योंकि वो चीज़ बढ़ चुकी है अंदर, उसे आपने कंट्रोल करना है, तो आप क्यों खाएंगे। इसी तरह से जब एक बीमारी आपको नहीं है, खामा का जब आप दवा लेंगे और आप ये कॉन्सेप्ट रखें कि होम्योपैथिक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, तो 100% नुकसान पहुंचाएगी। देखिए होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है वो तकरीबन एटमिक तरीका इलाज है, इसमें पोटेंशलाइज किया जाता है मेडिसिन को बहुत तरीके से, बहुत एहतियात के साथ इसको दवा की जो माहियत है उसको बिखेर दिया जाता है, ताकतवर बना दिया जाता है, यानी कि 2 को 200 कर दिया जाता है।
तो आप खुद सोचिए जब 2 और 200 होंगे तो कितनी ताकत होगी। तो वो ताकत क्या है कि वो फौरी तौर पे आपके नर्वस सिस्टम और आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को अटैक करती है और उसको फौरी तौर पे संभालती है। बहुत सी ऐसी दवाएं होम्योपैथिक में मौजूद हैं जो हार्ट अटैक को फौरन क्योर करती हैं, मैदे के अल्सर को फौरन क्योर करती हैं, आपके गुर्दे के दर्द को फौरन क्योर करती हैं। बात ये नहीं कि वो फौरी तौर पे असरअंदाज हो जाए, बात ये है कि उस वक्त अगर आपके दर्द में आराम आता है तो आप सोचने समझने की सलाहियत आपकी बेहतरी की तरफ आ जाती है। जब आपको दर्द शिद्दत होती है और आपको होम्योपैथिक से आराम नहीं हो रहा था तो आपको एक ही चीज आती है कि हम सबसे पहले एलोपैथिक की तरफ जाए और उसको वहां से पेन किलर ले लें, फिर उसके बाद होम्योपैथिक खाते रहेंगे। तो देखिए जब आप 2 कश्तियों के सवार हो जाएंगे तो आप यकीन जानिए कि एक कश्ती भी आपकी नहीं रहेगी, ना आप उस इलाज को पूरा करा सकोगे ना इस इलाज को पूरा करा सकोगे। बुरा यह है कि जब इलाज हो रहा होता है और आपको शिफा होती है होम्योपैथिक से तो आप बीच में आकर ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? आप बीच में आकर ट्रीटमेंट को ना छोड़ा करें, बल्कि इसको जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता कि भाई ये मुकम्मल कराकर फिर छोड़ना, तब तक आप उसे मत छोड़ें। अपने डॉक्टर से मशवरा करते रहें, अपने डॉक्टर से बात करते रहें। ऐसा ना करें कि आप ना डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं ना डॉक्टर से बात कर रहे हैं, बस अब तो मैं ठीक हो गया हूँ तो मैंने उसको छोड़ देना है। तो ये आपका अपना नुकसान है, इसमें डॉक्टर को बराए मेहरबानी ना घसीटें कि हमने होम्योपैथिक इलाज कराया था और हमें उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक वैसे ही जो है 3rd लेवल का ट्रीटमेंट चल रहा है। सीधी सी बात है। कॉलर एक है साहब, आपकी इजाजत से शामिल किया जाए। जी पहले कॉलर है उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, लाहौर से शेर बात हो रहा हूँ, वो नदीम भाई बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी ये पेट फूला रहता है थोड़ा ना, और वो दर्द रहती है। अच्छा ठीक है, उम्र कितनी है खैर से? 28 साल। 28 साल उम्र है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, लाहौर से कॉलर हमारे साथ है जी। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अगर हम शहरों की बात करते हैं और शहर लाहौर की बात करते हैं और खानों का जिक्र ना आए और खापों का जिक्र ना आए और जायकों का जिक्र ना आए तो फिर जिक्र ही बेकार है। बहुत खूब, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो लाहौर से रहने वाले लोग हैं वो कुदरती तौर पे, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़ूद हज़म है, बार बार भूख का एक निज़ाम है जो कंटिन्यूसली मैदे का और हाजमे का निज़ाम चल रहा होता है। तो उससे होता क्या है कि अब ये जो इनको पेट जो बाहर निकल रहा है और जो इन्होंने कहा कि जैसे पेट में दर्द रहता है, तो ऐन मुमकिन है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ये पानी पी लेते हो। ठीक है, खाने के फ़ौरन बाद पानी ये नहीं पीना चाहिए, जिससे खामरे आपके जो हैं वो अलहदा बहुत दूर दूर होते हैं और निज़ाम हाजमा को बड़ा वक्त लग रहा होता है सेट होने के लिए। तो जाहिर सी बात है जब निज़ाम हाजमा आपका दुरुस्त नहीं होगा तो आपका भी मामला तबीयत का ख़राब रहेगा। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिए। और भाई के लिए ये कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू करें। नक्सोमिका के नाम से हमारे पास ड्रॉप्स आते हैं होम्योपैथिक में, उसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, जिससे आपको 99.9% जो है फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह पेट आपका बोझल जो हो रहा है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, कॉलर एक और है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासर भाई, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। एहसान मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं कोयटा से शायद बात कर रहा हूँ सर। ये पिछले 7-8 सालों से मेरे रेक्टम में दर्द होता है। तो पहले मैं लेनिंग कंपनी का वो 104 ड्रॉप देता था, थोड़ा आराम आता था, लेकिन अब तड़पा देने वाला दर्द है। तो बहुत सारी मैंने दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, दर्द ठीक नहीं हो रहा, तड़पा देने वाला दर्द है रेक्टम में। तो कभी किनारों के ऊपर भी दाने शाने निकल आते, अंदर चले जाते तो दर्द होता है, गजब का दर्द। अंग्रेजी कहते हैं, एलोपैथिक वाले वो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा। नहीं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये दवाइयाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन दर्द में अफाका नहीं हो रहा, परहेज भी कर रहा हूँ। इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? ऑपरेशन, इंजेक्शन या मेडिसिन, क्या होम्योपैथिक करना चाहिए? अभी इसका जवाब देते हैं। होम्योपैथिक ले रहा हूँ, दवाई ले रहे हैं, होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं? कोयटा से ले रहा हूँ, मतलब 2-3-4 डॉक्टरों को दिखाया मैंने। अच्छा, वो दवा दे रहे हैं? दवा दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन दर्द में आराम नहीं आ रहा। चले मैं आपको मैं आपको बिल्कुल अच्छी सी दवा बताता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जरूर आपको अल्लाह की रहमतों से शिफा होगी इंशाअल्लाह। दुआ है, बिल्कुल
हाँ। इन्होंने कहा कि रेक्टम में स्टूल पास करते वक्त और स्टूल पास करने के बाद इनको बड़ी तड़पाने वाली जो दर्द होती है, तड़पाने वाली जो तकलीफ है जिसमें बंदा बल्क आ जाए और अपने आप को कंट्रोल नहीं करे, वो हमें कॉलोसंथिस में मिलती है। हमारी होम्योपैथी की एक मेडिसन है कॉलोसंथिस, उसके अंदर हमें ये मिलती है। शदीद जो है तशन्नुजी कैफियत पाई जाती है कि सुकड़ाव इतना शदीद हो कि बंदा तड़प उठे कि पेट को प्रेस करके उसको बैठना पड़े और बहुत देर तक वो इसी लहर और दर्द की लहरों में रहे, तो उनके लिए कॉलोसंथिस हमारे पास जो है वो मेडिसिन मौजूद है। दूसरी जो हमारे पास दवा है इनके लिए जो सबसे बेस्ट इनको काम करेगी वो डायस्कोरिया है। और डायस्कोरिया भी 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, जो है कॉलोसंथिस भी 30 पोटेंसी में। इन दोनों दवाओं को 5-5 मिनट के फ़र्क से 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 मरतबा अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद तीसरी जो दवा इन्होंने लेनी है वो है एस्क्यूलेस। ठीक है जी, एस्क्यूलेस लेनी है 200 पोटेंसी में। ये रोज़ाना रात को सोने से 1 घंटे पहले इसके 30 कतरे या 25 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिए। सिर्फ 6 हफ्ता आप इस दवा को इस्तेमाल करेंगे और रब की रहमतों से इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। आपको हो जाएगा। अच्छा, अभी भाई शायद जो हमारे क्वार्टर से कॉल कर रहे थे, अगर आपको दवा का नाम समझ में नहीं आया, ठीक है जी, ये ऊपर जो राब्ते वाला नंबर ऊपर चल रहा है ना, ये डॉक्टर साहब का नंबर है। इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप के जरिए अपना जो है वो भेज देना है। प्रोग्राम के हवाले से ही आप इनको जो बिल्कुल कर लेंगे, आसान है। आप इनको ये मसला वॉइस नोट एक छोड़ दें, वो ज़्यादा आसान होगा। यही बात आप बता दें ताकि आपको दवा जो है जो अभी बताई गई है ना, ये आप इनको प्रिस्क्रिप्शन भेज दें, आप वहाँ से दवा ले लें। और अगर कोई मसला दवाई मिलने में होता है, यहाँ से आपको दवाई भिजवा दी जाए। जरूर इंशाल्लाह कराची से हम आपको ऐसा कर लें, वहाँ भिजवा दें अगर वहाँ पे दवाई का कोई मसला हो तो। ये भी बहुत कॉमन मेडिसिन है, लेकिन बहुत से डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कराते। वो वही बात आ जाती है कि वो रेगुलर लेके चल रहे हैं अपने फार्मूले पे। उनके आबाओ अजदाद ने बताया नहीं। होम्योपैथी की बदकिस्मती तो यही है कि दादा डॉक्टर थे होम्योपैथिक, तो जो साहबजादे आए वो दादा वाले फार्मूले, और जो साहबजादे के साहबजादे आए वो अब्बा वाले फार्मूले। बिल्कुल ऐसा भाई इस चीज को हमने खत्म करना है, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। आप होम्योपैथी कर रहे हो, कुछ नई जिद्दत आपने लेकर आनी है, नई रिसर्च आपने करनी है। बिल्कुल ठीक है। जो दादा कर रहे थे, दादा का दौर खत्म हो चुका, अब आपका दौर चल रहा है। कॉलर है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं उड़मा बलोचिस्तान से मोहम्मद शहजाद बात कर रहा हूँ सर। क्या खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक शहजाद साहब, फरमाइए क्या पूछेंगे? सर मैं ये पता कर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लेनी थी सर। बच्चा है छोटा, उसकी राइट बाजू और लेग जो है ना वो काम सही नहीं कर रही, मतलब उससे वो सही तरीके से काम नहीं ले रहा। कितनी उम्र कितनी है? उम्र उसकी 1 साल है। 1 साल हो गई। अच्छा, एक और बात जरा ये बताएं ना, ऑफ टॉपिक हो जाएगी थोड़ी, लेकिन ये बच्चों को जो पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाए जाते हैं, आपने पिलाए हैं? सब क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है, बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी उसकी मैंने फिजियोथेरेपी घर पे स्टार्ट की है। ठीक है। इसलिए कि वो सही काम नहीं कर रहा था, मैंने कहा मालिश से शायद बेहतर है और कुछ उसमें फर्क पड़ा है। तो अच्छा, ये चाहिए थी कि उसके लिए कुछ बेहतर में आप सजेस्ट कर दें, कोई उसकी कुछ मेडिसिन या इस तरह का कोई मुझे इंफॉर्मेशन या कोई मशवरा दे दें। देखिए, अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक वजह नहीं हो सकती, बहुत सारे। इसको आप ज़रा गौर से इस चीज़ को सुनिएगा, डॉक्टर साहब अभी इसका तफसीली जवाब देंगे कि ख़ास तौर पे ये जो कम उम्र बच्चे होते हैं, 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, अगर इनिशियली अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, पट्ठों में खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आ रही होती है, बहुत सारे इसकी वजूहात हो सकती हैं जो बगैर तशखीस के नहीं बताई जा सकती। दवा अभी कोई तजवीज़ नहीं की जा सकती। अब लेकिन ये है कि आप उसकी फिजियोथेरेपी के वगैरह में इसमें क्या आप सजेस्ट करें? मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसको फिजियोथेरेपी से हटाया जाए, क्योंकि इससे बच्चे को आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो रेज लग रही होती है, रेड रेज जो से लग रही है, वो उसके अंदर बिला वजह की जो है ना तापकारी पैदा करेगी, जिससे मासूम बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि बच्चे की उम्र 1 साल है, तो कितनी हीट वो बर्दाश्त करेगा? बच्चा तो मासूम होगा, वो तो चीखेगा चिल्लाएगा, उसका भी कोई फायदा नजर नहीं आएगा। देखो मेरे भाई, हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन इसके लिए जो मेडिसिन मौजूद है, जिससे तुम्हारे बच्चे के हाथ और पाँव मूव करना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह
110% मूव करेंगे। और वो दवा है हमारे पास रेक्सोरूबिया, जो कि आपको अपने बच्चे को दूध में मिला के दिन में 3 मरतबा 1-1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कराना है। और इसके 3 डब्बे आपने सबसे पहले इस्तेमाल कराने हैं। और जब ये 3 डब्बे इस्तेमाल करा लें तो हम उससे रब्ता करना इंशाअल्लाह ताला, जब तक जो बच्चे का हाथ और पैर की मूवमेंट है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखें इसमें सबसे बड़ी बात फेरिम फास मौजूद है, कैलकेरिया फास मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है। और मैग्नीशियम तशन्नुजी कैफियत और पैरालाइज को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी की तरफ लेकर आती है। तो क्योंकि इसका हाथ और पाँव बच्चे का काम नहीं कर रहा, तो ऐन मुमकिन ही होता है कि जिस वक्त बच्चा पैदा हो रहा था फॉरसिप एक इनका आला होता है डिलीवरी करने के लिए, तो बच्चे को सर पे उसको फंसा के डिलीवर किया जाए, तो बाज़ दफ़ा कोई रग दब जाती है, ठीक है ना। तो ऐन मुमकिन है कि उसको उस वक्त ऐसा हुआ, उस वक्त नज़र ना आए हो, फीलिंग ना आई हो। तो उसके लिए ये है कि ये जो रेक्सोरूबिया है इसके अंदर जो कैल्शियम फास है वो बून्स को एक्टिवेट करना शुरू करेगी, सेल्स को बनाना शुरू करेगी। मैग्नीशियम फास जो दौरान खून को बेहतरी की तरफ लेकर आएगी। और यकीनन इनका बच्चा जो है 6 महीनों के अंदर माशाल्लाह से, जब तक वो 1.5 साल का होगा, एक बेहतरीन तरीके से बातें भी कर रहा होगा और एंजॉय कर रहा होगा जिंदगी को इंशाल्लाह ताला। ऐसा ही होगा जी। इसकी खुराक का बड़ा ख्याल रखना है। और यासिर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, लफ्ज पोलियो, जी जी, मैं फिर ये कहूंगा कि पोलियो कोई बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक है। जेनेटिक ऐसे कि अगर आपके खानदान में किसी को पोलियो हुआ है तो उसके वायरल यानी डीएनए कन्वर्ट टू कन्वर्ट होते रहते हैं। मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। अभी चलें इस टॉपिक को रहने, मैं होम्योपैथिक थ्योरी की बात कर रहा हूँ। होम्योपैथिक थ्योरी ये कहती है कि सबसे मेन चीज देखिए, हमारे होम्योपैथिक में जो ये इंजेक्ट है, इसका ये जो टीके लगते हैं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हमारे पास दवाएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जी, क्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कह रहे हैं। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। मैं इशरत बात कर रही हूँ कराची से। जी जी डॉक्टर साहब, मेरे साथ एक मसला है। मैंने डॉक्टर्स का इलाज करवाया है, काफी मेरे फेस पे ब्लैक धब्बे हैं। ठीक है। ये होठों के पास काफी ज्यादा, और ये बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं धब्बे। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 है। आप शादीशुदा हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो लास्ट आपका बेबी पैदा हुआ उसके बाद इस तरह का आपको कोई मसला दरपेश आया हो, ये धब्बे पड़ने का, जो धब्बे आपको पड़ रहे हैं जिस्म पे? डॉक्टर साहब, मेरे साथ बहुत सारे मसले हैं, लेकिन बस यही बात है कि कहते हैं कोई मसला हल नहीं होता मेरा ना। अच्छा, मैंने होम्योपैथिक इलाज अपने इलाके से करवाए लेडी डॉक्टर ने से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, धब्बे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये धब्बों का आप मुझे बता दें, इसमें देखिए एक रेडिश कलर होता है, एक ब्लूइश कलर होता है, तो ये किस कलर के? ब्लैकिश हैं, रेडिश हैं, ब्लूइश हैं? अच्छा, ब्लैकिश है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेडिसिन आपके लिए। ये अब अच्छा किया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। उन्होंने खुद ही इस चीज़ की निशानदही कर दी कि उनके साथ बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये तो आप समझती हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं। जैसा भी बात हो रही थी कि ये उसका रिएक्शन है, जो बॉडी के अंदर जो मामलात ख़राब हैं वो आपके चेहरे से जो है वो नजर आना शुरू हो गए। बहरहाल इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, तफसीलन इस पर गुफ्तगू करेंगे। लीवर फंक्शन का खराब लास्ट प्रोग्राम में मैंने एक बड़े मजे की आपको बात बताई कि हम जो अलामात से दवाओं की जो है तशखीस करते हैं जी, वाज़े तौर पे इनकी जो अलामत है वो बता रही है कि इनका जिगर का निज़ाम बेहतर नहीं है और इनका खून गाढ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेक्शन ऑफ ब्लड पूरे तरीके से बॉडी में सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जिससे इनको हो सकता है कि इनको मेंसेस सर्कल में भी डिस्टर्बेंस हो, इनका वेट भी ग्रो कर रही हो। क्योंकि 4 बच्चे हैं, इसका 35 साल की उम्र का मतलब ये हुआ कि इनकी शादी ज़्यादा से ज़्यादा 25, 24 या 22 साल की उम्र में हुई। तो अब जो बच्चा पैदा हो रहा है, कैल्शियम रिक्वायर्ड पूरी होने से पहले नेक्स्ट बेबी ग्रो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो उससे कैल्शियम तो सिक्योर ही नहीं हो रही, ब्लड तो सिक्योर ही नहीं हो रहा। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों चीज़ें बॉडी के अंदर नहीं होंगी तो जिगर का निज़ाम ही होता है कि वो फासिद मादे को बाहर फेंकना शुरू करता है। और इन्होंने कहा कि ऊपर की तरफ जो ये निशान बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनको बड़ी ज़बरदस्ती जो दवा है वो मैं बता रहा हूँ। लैकेसिस के नाम से एक मेडिसिन आती है हमारे पास, आप इसे जो 200 पोटेंसी में रोज़ाना रात को इसके 10 कतरे पिए। और चैलिडोनियम जो है ये दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम 20-20 कतरे जो है 200 पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करें। साथ साथ जो है वो रेक्सोरूबिया का इस्तेमाल कंटिन्यू रखें, दूध में मिलाकर 3 महीने तक आपने ये प्रोसेस रखना है। जो दवाएं मैं बता रहा हूँ और जो रेक्सोरूबिया के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों दवाएं आपने 110% इसको रखना है जो है। और इंशाल्लाह 3 महीने में, बड़ी बात नहीं करूंगा, बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का,
कि आप खुद इस पर रिस्पॉन्स देखेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगी और आपको फिर होम्योपैथिक पर एतकाद और यकीन आएगा कि ये सारे मामले जो है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है और ख़ासतौर पर होम्योपैथिक के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जी, कॉमन क्वेश्चन हैं, उसके आप जवाब देते हैं। यकीनन सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता होगा और बहुत सारे मसाइल के हवाले से जो उनको आगे ही मिलती होगी। तो इंशाल्लाह इस सिलसिला हम जारी रखेंगे आगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे अब ख़त्म हुआ जाता है। और आपके जो सवाल हैं जो बहुत सारे हमें मौसूल हुए हैं प्रोग्राम के दौरान ही, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में उसको ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।